हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट चैंपियन के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है डिजिटल अनाउंसमेंट का, तो उससे संबंधित मैं आपके सामने एमसीक्यूज भी लेके आऊँगा। लेकिन पहले आपको सिलेबस बता देता हूँ कि सिलेबस किस प्रकार से आएगा। तो सबसे पहले बात करें इस सिलेबस की, तो ये इस जो 50 नंबर का आपका पेपर होगा, 50 क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज टाइप आएंगे। 1 घंटे का आपका इसका पेपर होगा। पास होने के लिए इसमें आपको नंबर चाहिए, टोटल 20 नंबर चाहिए और क्रेडिट पॉइंट चाहिए। वो इस अगर ये एग्जाम पास कर लेते हो तो इसके आपको कितना नंबर क्रेडिट मिलेंगे? 2 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। वो कब मिलते हैं? जब आप 50 में से 50 पूरे नंबर लाते हो तब मिलते हैं, क्योंकि 25 नंबर का एक क्रेडिट पॉइंट होता है, उस हिसाब से वो डिवाइड हो जाते हैं। पास होने के लिए आपको इसमें से 20 नंबर चाहिए। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधे चलते अपने एमसीक्यूज पर। हाँ, अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम का जो मैंने लिंक दिया वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिजिटल समावेश का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो डिजिटल समावेश का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? प्रौद्योगिकी तक समान पहुँच प्रदान करना। मतलब अगर आप जो आपकी प्रौद्योगिकी तकनीकी होती है उस तक आपकी पहचान पहुँचाना ही क्या होता है? डिजिटल समावेश कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल सशक्तिकरण का लक्ष्य क्या हासिल करना है? तो क्या हासिल करना है? डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए कौशल व आत्मविश्वास प्रदान करना। तो आपको वो कौशल प्रदान करेगा और आत्मविश्वास काम करने के लिए डिजिटलाइजेशन में आपको हेल्प करेगा। यही लक्ष्य होता है। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा डिजिटल समावेश के लिए एक मुख्य चुनौती है? तो इनमें से कौन सा मुख्य चुनौती है डिजिटलाइजेशन में? तो हम सब जानते हैं डिजिटलाइजेशन प्रौद्योगिकी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट से चीज़ें बनी होती हैं। तो इसमें जो चुनौती किस चीज़ की होगी? सीमित इंटरनेट स्पीड। अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो आप तकनीकी में आगे कैसे बढ़ पाओगे? अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल बहिष्कार का क्या परिणाम हो सकता है? तो क्या परिणाम हो सकता है? सामाजिक और आर्थिक नुकसान। अगर आप सोच लो, अगर आप इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हो तो आपको आज के समय इंटरनेट से कितने सभी चीज़ें वो इंटरनेट से चलती हैं, तो इससे आपको आर्थिक नुकसान होगा। साथ के साथ आप सामाजिक चीज़ों से भी दूर होते चले जाओगे, क्योंकि आजकल हर चीज़, न्यूज़, सूचना, सभी प्रकार की चीज़ें आपको कहाँ पर मिलती हैं? इंटरनेट पर ही मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल विभाजन को पाटने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो क्या है? डिजिटल अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। तो डिजिटल विभाजनों को पाटने का प्राथमिक लक्ष्य ये होता है कि आप डिजिटल अवसरों तक अपनी पहुंच बना सकें। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द डिजिटल प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से जिम्मेदारी से उपयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है? तो इनमें से कौन सा करता है? डिजिटल साक्षरता। अगर कोई व्यक्ति जितनी ज़्यादा डिजिटल तकनीकी रूप से समर्थ होगा, उसको उतनी ज़्यादा क्या होगी? प्रभावी ढंग से चीज़ों को समझ पाएगा। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट एक्सेस की लागत करने किसमें बाधा है? तो किसमें बाधा है? डिजिटल बहिष्कार में बाधा है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल समावेश के संदर्भ में समावेशिता शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ होता है इसमें? सभी व्यक्तियों को डिजिटल प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उपयोग करने में समान अवसर प्रदान करना। मतलब समावेशी का अर्थ यही होता है कि आप सभी लोगों तक वो चीज़ पहुंच जाए। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जनसंख्याकिक समूह अक्सर डिजिटल बहिष्कार के उच्च जोखिम में है? तो डिजिटल बहिष्कार सबसे ज़्यादा किन लोगों में पाया जाता है? वृद्ध व वयस्क लोगों में। तो आपको देखा होगा कि जो बूढ़े व थोड़े वृद्ध आयु के लोग होते हैं वो इंटरनेट से थोड़ा दूर रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा बहिष्कार वही लोग करते हैं इस चीज़ का। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल समावेश में डिजिटल साक्षरता की क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका होती है? यह व्यक्तियों को डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का अधिकार देता है। तो साक्षर मतलब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तकनीकी रूप से, तो उसको क्या होगा? प्रभावी ढंग अच्छे से उस चीज़ को उपयोग कर सकेगा। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सामुदायिक सहभागिता डिजिटल समावेश में कैसा योगदान दे सकती है? तो कैसा योगदान दे सकती है? प्रौद्योगिकी तक सहयोग और साझा पहुंच को बढ़ावा देकर। मतलब जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी तकनीकी रूप से, वैसे डिजिटलाइजेशन का क्या हो जाएगा? समावेश हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल डिवाइस का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा डिजिटल डिवाइस का उदाहरण है? आय या भूगोल के आधार पर प्रौद्योगिकी तक असमान पहुंच। मतलब अगर आपकी सही रूप से पहुंच नहीं बन पा रही है डिजिटल डिवाइस का, तो यही उदाहरण है। बी नंबर सही क्वेश्चन होगा इसका। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक विकास के लिए डिजिटल समावेश क्यों जरूरी है? तो क्यों जरूरी है? क्योंकि यह नवाचार को बढ़ावा देता है और
काया बल का उत्पादन बढ़ाता है। मतलब यह आर्थिक विकास के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यह नवाचार, नई चीज़ें आती हैं इंटरनेट के अंदर, उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? तो क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? ये प्रौद्योगिकी तक समान पहुंच सुनिश्चित करने वाली सहायता और पहल प्रदान करना। मतलब ये आपको क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो बहुत दूर दूर ऐसे इलाके जहाँ पे टावर लगाना या फिर कुछ इंटरनेट की पहुँच नहीं बना सकते, तो आप किस माध्यम से इंटरनेट पहुँचा सकते हो? तो किस माध्यम से पहुँचा सकते हो? सैटेलाइट के माध्यम से पहुँचा सकते हो। अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल समावेश सामाजिक समानता में कैसा योगदान देता है? तो कैसा योगदान देता है? पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करके। मतलब ये सभी लोगों को क्या, समान अवसर प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका होती है? तो क्या भूमिका होती है? डिजिटल असमानताओं को दूर करने और समुदायों को सशक्त बनाने की पहलों को लागू करना। ठीक है, तो डिजिटल असाक्षरता दूर होती है और समुदाय में सशक्त बनता है। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द प्रौद्योगिकी संस्थानों और अवसरों को असमान वितरण के लिए संबंधित है? तो कौन सा इसमें? डिजिटल विभाजन। मतलब अगर सही तरीके से इंटरनेट का फैलाव नहीं होगा, लोगों तक पहुंच नहीं बन पाएगी इंटरनेट की, तो क्या होगी, आपको प्रौद्योगिकी संस्थान है और अवसर है उनमें डिफरेंस होगा। मतलब कई लोगों तक अगर इंटरनेट पहुंच ही नहीं पा रहा तो वो उस क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल समावेश शिक्षा में कैसा योगदान देता है? तो कैसा योगदान देता है? ऑनलाइन सीखने के अवसरों तक समान पहुंच प्रदान कर सके। अगर आप देखो ऑनलाइन एजुकेशन, आप पता आपको इन कोरोना के बाद में कितनी बढ़ी है, तो इससे क्या होता है, आपको ऑनलाइन सीखने के अवसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में डिजिटल सलाहकारों की क्या भूमिका होती है? तो क्या भूमिका होती है? डिजिटल कौशल विकसित करने व मार्गदर्शन की सहायता प्रदान करना। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। ई कॉमर्स का क्या मतलब होता है? तो आपको ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। ई कॉमर्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी वर्ल्ड वाइड वेब, WWW की शुरुआत 1994 में हुई थी। फिर ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप क्या है? तो किससे संबंधित होता है? AD से संबंधित होता है। अब अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद ई कॉमर्स के लिए उपयुक्त है? तो इनमें से कौन सा उत्पाद है वो पुस्तक, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा पुस्तक वगैरह ही हम सब खरीदते हैं ई कॉमर्स से। लेकिन मैं खास बात बता दूं, आज के दिन तो सभी चीज़ें, यहाँ पे सब्जी ऑप्शन दे रखा, तो आजकल तो सब्जियां भी ऑनलाइन मिलने लगी हैं। लेकिन मोस्टली इस क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर होगा वो पुस्तक होगा। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन SCM की पार्टी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वितरण। तो वितरण SCM की क्या पार्टी नहीं है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ई कॉमर्स का एक कार्य है, तो ई कॉमर्स का क्या कार्य होता है? वित्त करना, आपूर्ति श्रृंखला व विपणन। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मुख्य रूप से खरीद और बिक्री से संबंधित है, खासकर बड़े पैमाने पर। तो जो बिक्री व खरीद से संबंधित कौन सा शब्द है यहाँ पे? व्यापार। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ई कॉमर्स या डिजिटल बिजनेस की तुलना में ई कॉमर्स में संकरा गुंजाइश होती है। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। परस्पर जुड़े इलेक्ट्रॉनिक घटकों या सर्किट एक प्रणाली है, तो किससे संबंधित होती है? इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से संबंधित होती है। अब बढ़ते अपन यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल शुरुआत की है? तो कहाँ की पुलिस ने शुरुआत करी है? ये तेलंगाना की पुलिस ने शुरुआत करी है। अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्रालय ने 10 से अधिक सट्टेबाजी और ऋण देने वाली चीनी ऐप को ब्लॉक किया है? तो किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय। मतलब जो IT मिनिस्ट्री होती है ना, वही सब चीज़ें देखती है इंटरनेट से संबंधित चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक व IT मंत्रालय। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2023 में रेलवे के लिए कुल कितना पूंजीगत परिवहन आवंटित किया गया? तो कितना किया गया था? 2.4 लाख करोड़ रुपए। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय फेम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण करने की योजना लागू करता है? तो कौन सा करता है? भारी उद्योग मंत्रालय। भारी उद्योग मंत्रालय कौन है? हैवी इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निर्यात हब के रूप में जिले पहल
किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। अब बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, खबरों में देखी गई समर्थ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो किस मंत्रालय से संबंधित है? ये कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्वामी है निवेश कोष को प्रायोजित करता है? तो कौन सा करता है? वित्त मंत्रालय करता है। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ, भारत में कौन सा राज्य जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो जल बजट को कौन सा अपनाता है? केरल राज्य अपनाता है। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य ने शिक्षा सेतु असम पोर्टल ऐप लॉन्च किया? तो किसके द्वारा असम पोर्टल लॉन्च किया गया है? असम के द्वारा। अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ, डिजिटल संचार के क्या लाभ है? तो डिजिटल संचार के क्या लाभ होते हैं? आसानी से मल्टीप्लेक्सिंग करना, आसान प्रोसेसिंग व विश्वसनीय। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर द होगा। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, डिजिटल संचार के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक होता है? परिशुद्धता, समय, फोरम सिंक्रोनाइजेशन व कैरेक्टर सिंक्रोनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द होगा। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, डिजिटल संचार के क्या उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? मोडेम भी उदाहरण होता है, क्लासिकल टेलीफोनी भी उदाहरण होता है, वह आईपीसीडीएनई भी उदाहरण होता है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, परिबंध पावर वर्णतम घनत्व का क्षीणतम स्तर है। तो कितना होता है? 35 और 50 के बीच में होता है। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर केबलिंग प्रॉपर्टी नहीं है? तो कौन सी नहीं है इसमें? कॉपर केबल से आसानी से तरंग कैप्चर करना। किस डिवाइस का उपयोग मोबाइल स्टोरेज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? स्मार्ट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जब यूजर के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पर रोक लगाई जाती है तो वो क्या कहलाता है? डेस्कटॉप लॉकडाउन। तो आप डेस्कटॉप लॉकडाउन लग जाएगा तो आप नया सॉफ्टवेयर क्या है? डाउनलोड नहीं कर सकते हो। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, टनलिंग नेटवर्क का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा उदाहरण है? प्राइवेट नेटवर्क डाटा इंक्रिप्ट करना, प्राइवेट डाटा को पब्लिक नेटवर्क में ट्रांसमिट करना। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, रेडियो फ्रीक्वेंसी को सुरक्षा प्रदान के लिए किस मीडिया का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? फाइबर्स का उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ, पॉकेट फिल्टरिंग फायरवॉल किस ओआईएस से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? एप्लीकेशन फेयर से व ट्रांसपोर्ट लेयर से संबंधित है। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, स्टेटफुल फायरवॉल कनेक्शन ओरिएंटेड पैक किससे पता चलता है? तो आईसीपी से पता चलता है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, हमें शिक्षार्थी को प्रशिक्षण क्यों देना चाहिए? तो क्यों देना चाहिए? यह सुनिश्चित करने के लिए छात्रों ने पाठ्यक्रम सामग्री ले ली है, सीखने के परिणामों को अपनाना और यह सुनिश्चित करना कि छात्र द्वारा कवर की गई सामग्री को जानते हैं। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, ज्ञान क्या है? तो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान किसी चीज़ को परिचित होना, अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते हो तो आप आपके उस चीज़ के बारे में ज्ञान है। दूसरा है ज्ञान किसी चीज़ की समझ है, तो आपको किसी चीज़ की समझ होती है, वही भी ज्ञान कहलाता है। और अगला नंबर क्वेश्चन है ज्ञान किसी चीज़ का ज्ञान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर द होगा। अब बढ़ते हैं अगली नंबर यूनिट की तरफ, साइबर सुरक्षा किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो किससे करती है? मालवेयर से, मतलब वायरस से, साइबर आतंकवादियों से, डिवाइसों के खतरों से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर द होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ, साइबर सुरक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? अगस्त केरखोप्स को। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की साइबर सुरक्षा है? तो कौन सी है? बादल सुरक्षा, अनुप्रयोग सुरक्षा व बादल सुरक्षा। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? EAS नहीं है। अब है 6 नंबर क्वेश्चन, साइबर स्पेस शब्द कहाँ से गढ़ा गया है? तो विलियम्स गिब्सन के द्वारा साइबर स्पेस शब्द को गढ़ा गया है, मतलब उन्होंने बताया था इस शब्द के बारे में। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, किसी सिस्टम या नेटवर्क को चोट पहुंचाने, भ्रष्ट करने या धमकी देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये क्या कहलाता है? एक प्रकार का साइबर हमला कहलाता है। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ, नीचे दिए गए सुरक्षा एन्क्रिप्शन मानकों को सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? WAP विप। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय डाटा लीक के जोखिमों को कम करने में मदद करता है? तो कौन सा करता है? स्टेनोग्राफी करता है इसमें से। अब बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन का अर्थ अज्ञात उपयोगकर्ताओं द्वारा छेड़छाड़ व डाटा की सुरक्षा से संबंधित है। तो अखंडता का अर्थ होता है कि जो
कोई भी डाटा उसके साथ छेड़छाड़ की गई है उससे संबंधित। अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, किसी नेटवर्क पर यात्रा करने वाले डेटा की प्रामाणिकता और सुरक्षा किससे के द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल के द्वारा। तो जो नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है वो क्या करता है, आपके डेटा होते हैं उसको सुरक्षित करके रखता है कि वो उसको कोई चोरी नहीं कर ले और उसका गलत प्रयोग ना करे उस चीज़ का। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ, एकाधिक कनेक्टिविटी के लिए एकल प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? निर्देशिका सेवा कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ, एथिकल हैकिंग का प्राथमिक चरण क्या है? तो क्या चरण होता है? पद चिह्न, मतलब उसके जो आपके जो चीज़ें बनाई गई हैं उनके पीछे चलकर उसको हैक किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपन 8वें नंबर अध्याय की तरफ, एक एकड़ प्रोक्सी सर्वर का उपयोग क्यों करेगा? क्यों करता है प्रोक्सी? मतलब प्रोक्सी का अर्थ होता है फेक जो सर्वर होता है उसको क्यों उपयोग करता है? लक्ष्य के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए, मतलब वो उसी के माध्यम से क्या कर लेता है, आपका जो सर्वर होता है उसको हैक कर लेता है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, किसी तस्वीर के अंदर जानकारी छुपाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। देखो आपने काफ़ी मूवी में देखा होगा कि कोई भी कोड लिखा जाता है और उसको डिकोड करना पड़ता है, तो वही होता है स्टेनोग्राफी का उसमें अर्थ। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, किस प्रकार का रूट किट सूचना छुपाने के लिए सिस्टम कॉल के लिए संस्करण का पेज हुक स्थापित करता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? पुस्तकालय स्तर का रूट किट। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, टीसीएस कनेक्शन का क्रम क्या है? SYN ACK व ACK। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, पिंग स्वीप का उपयोग किया जाता है? लाइव सिस्टम की पहचान करने के लिए पिंग स्वीप का उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, अनुचित स्थिति के लिए दृश्यता प्राप्त करने का इरादे से हैकिंग क्या कहलाती है? तो हैकटिविज्म कहलाती है। अब बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ, सिस्टम को चलाने वाली सेवाओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? पोर्ट असाइन के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सुरक्षा के लिए एंटीवायरस को स्थापित करना। अब बढ़ते अगली नंबर एक्सरसाइज की तरफ, कभी कभी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाला क्या कहलाता है? साइबर अपराधी। मतलब इंटरनेट पे जो चीज़ों को चुरा कर लगा लेता है वो क्या कहलाता है? साइबर अपराधी कहलाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सेवाएं गुमनामी सेवाओं का उदाहरण है जो किसी उपयोगकर्ता के स्थान पर उपयोग को छिपाती है, तो क्या कहलाती है? टोर कहलाती है।